मैं डॉक्टर तबस्सुम परवीन, एचओडी ऑफ इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट, एसएम कॉलेज भागलपुर, बिहार। आज मैं मांग का सिद्धांत और इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के संबंध में कुछ बताने जा रही हूँ। मार्शल ने उपयोगिता को मुद्रा रूपी मापदंड से मापा है, इसलिए हम मार्शल के इस विचार को कार्डिनल अप्रोच कहते हैं। लेकिन एलन और हिग्स ने एक वैकल्पिक विचारधारा प्रस्तुत की, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की, और इस एनालिसिस के अनुसार उपभोक्ता वस्तुओं को खरीदते समय केवल स्केल ऑफ प्रेफरेंस को ध्यान में रखता है। यानी उपभोक्ता के लिए वस्तु संयोग अधिक महत्व का होता है, अतः उपभोक्ता उस संयोग को ऊंचा क्रम देता है और उसके लिए अधिक महत्व का होता है, और जो कम महत्व का होता है उसे नीचा क्रम प्रदान करता है। तटस्थता वक्र की विचारधारा का प्रारंभ 1881 में अंग्रेजी अर्थशास्त्री एजवर्थ ने किया था और 1906 में इटालियन अर्थशास्त्री पेरोटे ने किया था, जो कि एजवर्थ की पॉलिसी को अपनाया था, रीति को अपनाया था। और उन्होंने ये बताया था कि उपयोगिता एक मानसिक तत्व है जिसे केवल महसूस किया जाता है और कभी भी इसे संख्यात्मक माप इसकी नहीं हो सकती। 1915 में एक रूसी अर्थशास्त्री सलट्स्की ने पेरोटे की इस विधि की व्याख्या की थी, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के उथल पुथल के कारण इसका महत्व जो है वो बहुत ही कम हो गया, लोग उसे भूल गए थे। और 1939 में हिग्स ने स्वयं अपनी पुस्तक वैल्यू एंड कैपिटल में इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की विस्तृत व्याख्या की थी। तो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की कई मान्यताएं हैं। इस विश्लेषण में हम इस बात को जानते हैं कि उपभोक्ता विवेकपूर्ण व्यवहार करता है और विवेकपूर्ण व्यवहार करके अपने सेटिस्फैक्शन को बढ़ाता है। और यह विश्लेषण इस मान्यता पर आधारित है कि उपभोक्ता उपभोग संयोग से प्राप्त संतुष्टि को एक वरीयता क्रम प्रदान करता है। और उदासीनता वक्र विश्लेषण इस मान्यता पर भी आधारित है कि जिन वस्तुओं का उपभोग कर रहा है वो वस्तुएं ऐसी हैं जिनको छोटे छोटे भागों में बांटा जा सकता है। वीक ऑर्डरिंग पर आधारित है और इस मान्यता पर भी आधारित है कि उपभोक्ता के लिए ए की अपेक्षा बी संयोग अधिक संतुष्टिदायक है और बी की तुलना में सी और सी की तुलना में सी से सी संयोग से अधिक संतुष्टि प्राप्त करता है। सी संयोग का संतोष निश्चित ही ए संयोग से अधिक होगा, यानी बी इज़ ग्रेटर देन ए और सी इज़ ग्रेटर देन बी और बी इज़ ग्रेटर देन ए होगा। यानी कंसिस्टेंसी इन सिलेक्शन, यानी हम यहाँ पर ये कहें कि अगर वस्तुओं के ए संयोग का संतोष बी संयोग की अपेक्षा अधिक है तो वह कल भी रहेगा। दूसरे शब्दों में संतोष की दृष्टि से ए हमेशा बी से अधिक रहेगा, बी कभी भी ए से अधिक नहीं होगा, यानी ए इज़ ग्रेटर देन बी, बी इज़ लेसर देन ए होगा। और घटती सीमांत प्रतिस्थापन की दर पर यह आधारित है, यह इस मान्यता पर आधारित है। तो यहाँ पर हमको देखना है कि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस यह भी मानकर चलता है कि जब एक उपभोक्ता किसी एक वस्तु जैसे y के लिए दूसरी वस्तु x की मात्रा को प्रतिस्थापित करता है, वैसे वैसे वो x के लिए y की पहले की अपेक्षा कम मात्रा को छोड़ने के लिए तैयार होता है। तो जेके स्तंभ ने कहा कि ये वस्तुओं की मात्राओं के उन संयोगों का पॉइंट है जिसके बीच उपभोक्ता या व्यक्ति तटस्थ रहता है, इसलिए इसे हम इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। इंडिफरेंस कर्व की विशेषताएं इस प्रकार हैं। इंडिफरेंस कर्व का ढाल ऋणात्मक होता है। इसका मुख्य कारण है कि जब उपभोक्ता एक वस्तु की मात्रा में कमी करता है और दूसरे वस्तु की मात्रा को बढ़ाता है, क्योंकि समान संतुष्टि वो प्राप्त करना चाहता है। इसलिए इस डायग्राम में यह देखा गया कि तटस्थता वक्र पर ए और बी दो कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं। जब उपभोक्ता ए कॉम्बिनेशन से बी कॉम्बिनेशन की ओर बढ़ता है तब वो y की वस्तु की मात्रा में P1P के बराबर कमी कर देता है और x वस्तु में वो N1 मात्रा में वृद्धि कर देता है। तो यह बात बिल्कुल स्पष्ट है
कि ए और बी एक ही तटस्थता वक्र पर स्थित है, जिसके कारण उपभोक्ता को दो संयोग के से समान संतुष्टि मिलती है। और ये कहा जाता है कि तटस्थता वक्र जो है, इसकी विशेषता से यह स्पष्ट होता है कि तटस्थता वक्र ऊपर उठता हुआ लंबवत, क्षैतिज या पड़ा हुआ नहीं होता, और तटस्थता वक्र जो है वो ऊपर उठती हुई नहीं हो सकती। एक तटस्थता वक्र ऊपर उठती हुई रेखा या घनात्मक ढाल वाली रेखा नहीं हो सकती, क्योंकि इस डायग्राम में ये दिखाया गया कि इंडिफरेंस कर्व एक्स एक्सिस पर लगभग 45 अंश का कोण बनाती हुई आगे के ऊपर बढ़ती है, और इस रेखा पर ए और बी दो बिंदु एक्स और वाई वस्तुओं के दो विभिन्न कॉम्बिनेशन को दिखाती है। जब उपभोक्ता ए कॉम्बिनेशन से बी कॉम्बिनेशन की ओर बढ़ता है, तब वो एक्स और वाई दोनों ही वस्तुओं की मात्रा को बढ़ा देता है। ऐसी स्थिति में ए कॉम्बिनेशन की अपेक्षा बी कॉम्बिनेशन से उपभोक्ता को अधिक संतुष्टि मिलेगी, क्योंकि ए संयोग की अपेक्षा बी संयोग से में एक्स और वाई दोनों वस्तुओं की मात्रा अधिक है। तटस्थता वक्र के सभी बिंदु उपभोक्ता की एक समान संतुष्टि देते हैं। इंडिफरेंस कर्व के संबंध में कहा जाता है कि एन इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट बी वर्टिकल। तो इसे भी हम इस डायग्राम से स्पष्ट करें कि ए कॉम्बिनेशन में आपको ओपी मात्रा में वाई वस्तु और ओएन मात्रा में एक्स वस्तु का उपभोग किया जाता है। जब उपभोक्ता ए कॉम्बिनेशन से बी कॉम्बिनेशन पर आता है, तब वो OP1 मात्रा में वाई वस्तु और ON मात्रा में एक्स वस्तु का उपभोग करता है, और इस कॉम्बिनेशन में एक्स वस्तु की मात्रा पहले की तरह रहती है, जबकि वाई वस्तु की मात्रा में PP1 के बराबर वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार ए कॉम्बिनेशन की अपेक्षा बी कॉम्बिनेशन में वस्तुओं की मात्राएं अधिक हैं, यानी ए कॉम्बिनेशन की अपेक्षा बी कॉम्बिनेशन से अधिक संतुष्टि मिलेगी। तो यहाँ पर आपको यह कहा गया कि अब हम ये देखते हैं कि एक इंडिफरेंस कर्व पर स्थित दो कॉम्बिनेशन अलग अलग संतुष्टि दे रहे हैं, जो इंडिफरेंस कर्व की मान्यता के प्रतिकूल है, और इंडिफरेंस कर्व जो है वो क्षैतिजीय नहीं हो सकती। इसे भी हम डायग्राम के द्वारा स्पष्ट करेंगे कि इंडिफरेंस कर्व पर वस्तुओं की दो कॉम्बिनेशन ए और बी दिए गए हैं। जब उपभोक्ता ए कॉम्बिनेशन में रहता है, तब उसके पास वाई वस्तु ओपी मात्रा में और एक्स वस्तु ओएन मात्रा में होती है। जब उपभोक्ता बी कॉम्बिनेशन में पहुंचता है, तब उसके पास वाई वस्तु की मात्रा तो पहले की तरह रहती है, लेकिन एक्स वस्तु की मात्रा ओएन से बढ़कर ON1 हो जाती है। ए कॉम्बिनेशन से मिलने वाली संतुष्टि की तुलना में बी कॉम्बिनेशन से मिलने वाली संतुष्टि अधिक होगी, जबकि दोनों कॉम्बिनेशन पर यानी कॉम्बिनेशन से एक ही तटस्थता वक्र पर ये स्थित है। इंडिफरेंस कर्व के दोनों बिंदु ए और बी को एक समान संतुष्टि देनी चाहिए, और इंडिफरेंस कर्व की रेखा के संबंध में कहा जाता है कि एन इंडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। यानी इसको हम देखते हैं इस डायग्राम में कि इंडिफरेंस कर्व उदासीनता की रेखा है, और इस रेखा में एक्स और वाई वस्तुओं के विभिन्न संयोग निहित हैं, जिनमें प्रत्येक संयोग समान संतुष्टि स्तर को व्यक्त करते हैं। तटस्थता वक्र पर A1, A2, A3, A4 चार कॉम्बिनेशन है, और उपभोक्ता A1 कॉम्बिनेशन से A2 पर, A2 से A3 पर, A3 से A4 कॉम्बिनेशन पर आता है, तब x की एक अतिरिक्त इकाई के लिए वो y की उत्तरोत्तर कम मात्रा छोड़ने को तैयार होता है। x वस्तु की दूसरी और तीसरी और चौथी इकाइयों के लिए उपभोक्ता y वस्तु की क्रमशः A1, B1, A2 और B2 और A3 और B3 इकाइयाँ छोड़ने को तैयार है। तो इंडिफरेंस कर्व के संबंध में चित्र से यानी डायग्राम से पूरी तरह स्पष्ट हो रहा है कि A1 B1 इज़ ग्रेटर दैन A2 B2, और उसके बाद है A3 B3 इज़ ग्रेटर दैन हो जाएगा आपका A2 B2, यानी A1 B1 इज़ ग्रेटर दैन A2 B2 और A3 B3 इज़ ग्रेटर दैन A2 B2, यानी इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को नहीं काटते हैं। तो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को नहीं काटने का अर्थ है, यहाँ पर इस डायग्राम में हम पहले ये देख लें
कि A1 B1 इज़ ग्रेटर दैन A2 B2 और A2 B2 इज़ ग्रेटर दैन A3 B3 होगा। यानी A1 B1 इज़ ग्रेटर दैन A2 B2 और A3 और B3 इज़ ग्रेटर दैन, आपको हो जाएगा A2 B2 इज़ ग्रेटर दैन A3 B3। तो यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को नहीं काटते। प्रत्येक इंडिफरेंस कर्व संतुष्टि के अलग अलग स्तर को व्यक्त करते हैं, इसलिए दो तटस्थ रेखाओं से एक दूसरे को काटना संभव नहीं है। इस डायग्राम में हम ये देखते हैं कि आपको यह दिखाया गया है कि इसमें इंडिफरेंस कर्व IC1 और IC2 को एक दूसरे को P बिंदु पर काट रहा है। यानी डायग्राम में IC1 तटस्थ वक्र पर P तथा P1 बिंदु समान संतोष को प्रकट कर रहा है, अर्थात संतोष की दृष्टि से P बराबर बिंदु P1। इस प्रकार IC2 इंडिफरेंस कर्व पर बिंदु P बराबर बिंदु P2 और तर्क के अनुसार P बराबर P1 तथा P बराबर P2 P1 बराबर P2 होना चाहिए, परंतु ऐसा संभव नहीं है। P1 तथा P2 बिंदुओं पर X वस्तु की मात्रा तो ON1 के रूप में समान है, लेकिन P1 पर Y वस्तु की मात्रा OE1 तथा P2 पर Y वस्तु की मात्रा OE2 है। बिंदु P1 तथा P2 पर Y वस्तु की मात्रा बराबर न होने के कारण बिंदु P1 तथा P2 पर संतुष्टि स्तर बराबर नहीं हो सकता। अतः स्पष्ट है कि दो इंडिफरेंस कर्व आपस में एक दूसरे को नहीं काट सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व नीड नॉट बी पैरेलल। यानी इस डायग्राम में हम ये देखते हैं कि इंडिफरेंस कर्व इस इंडिफरेंस कर्व की सीमांत प्रतिस्थापन दर पर निर्भर करती है। अगर दो इंडिफरेंस कर्व के विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिस्थापन की सीमांत दर समान है तो वे एक दूसरे के समानांतर होंगे, IC1 तथा IC2, जबकि इस दर के समान न होने पर वे एक दूसरे के समानांतर नहीं होंगे। और इसके साथ ही हम ये देखें कि इस इंडिफरेंस कर्व में यानी डायग्राम में जो इंडिफरेंस कर्व जितना ही ऊंचा होगा वो उतना ही अधिक संतोष प्रदान करेगा। और इसको हम स्पष्ट करने के लिए हम यानी प्रदान करेगा। यहाँ पर हम ये देखें कि इंडिफरेंस कर्व जो है आपका वो यानी इंडिफरेंस कर्व नेवर टच द टू एक्सिस, यानी इंडिफरेंस कर्व दो यानी अक्षांशों को यानी नहीं छूते, यानी इंडिफरेंस कर्व नेवर टच द टू एक्सिस। इसका कारण यह है कि अगर इंडिफरेंस कर्व किसी भी अक्षांश को छुएगा तो वहाँ वस्तुओं का संयोग नहीं बन पाएगा, जबकि इंडिफरेंस कर्व की यह मान्यता है कि यह वक्र दो वस्तुओं की मात्राओं के विभिन्न कॉम्बिनेशन को प्रकट करते हैं। और ऐसी स्थिति में हमने ये देखा कि इंडिफरेंस कर्व के द्वारा y यानी एक्सिस के A पॉइंट पर y वस्तु की OA मात्रा तथा x वस्तु की शून्य मात्रा है, और यहाँ पर दोनों वस्तुओं का कॉम्बिनेशन नहीं बना है। P बिंदु पर एक कॉम्बिनेशन को प्रकट करता है जिसमें x वस्तु की ON तथा y वस्तु की OR मात्रा है। तो स्पेशल शेप्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व, तो इंडिफरेंस कर्व के ये आकार उनकी मूल मान्यता की अवहेलना करते हैं, लेकिन ये आकार व्यवहारिक न होकर काल्पनिक मात्र हैं। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि आपका इंडिफरेंस कर्व का ये आकार उस समय संभव है जबकि वस्तुओं की सीमांत प्रतिस्थापन की दर स्थिर हो, और पूर्ण स्थानापन्न वस्तुओं के लिए तटस्थ वक्र सीधी रेखा के रूप में होता है। तो यहाँ पर इस डायग्राम में हम ये देख रहे हैं कि इंडिफरेंस कर्व IC पर स्थिर सीमांत प्रतिस्थापन दर के कारण A1 B1 A2 B2 तथा A3 B3 दूरियां आपस में बराबर हैं, और इंडिफरेंस कर्व विथ राइट एंगल्स, यानी यहाँ पर ये अगर दोनों वस्तुएं एक दूसरे के पूरा परफेक्ट कंप्लीमेंट्री हों तो तटस्थ वक्र समकोणीय
अर्थात हम कहें कि एल आकार की होगी। पूर्ण पूरक वस्तुओं में वे होती हैं जिनको एक निश्चित अनुपात में ही प्रयोग में लाया जाता है। इसलिए किसी एक वस्तु की मात्रा निश्चित रहने पर उसका पूर्ण पूरक वस्तु की के किसी भी मात्रा में बढ़ने पर संतोष बढ़ता नहीं है। जैसा कि उदाहरण के लिए हम ये कहें कि सुविधा के लिए बाएं और दाएं के पैर के जूतों को अलग वस्तुएं मान लिया जाए तो पूर्णतः पूरक वस्तुएं होंगी। ऐसी दशा में सीमांत प्रतिस्थापन दर शून्य होती है, क्योंकि किसी एक वस्तु के बढ़ने पर दूसरी वस्तु की मात्रा स्थिर ही रह सकती है। इस संपूर्ण स्थिति को हम इस डायग्राम में समझेंगे कि ए पॉइंट पर दाएं और बाएं पैर का एक एक जूता है, जिससे उपभोक्ता को कोई संतोष अवश्य प्राप्त होगा। अब बी और सी पॉइंट पर जाएं तो दाएं पैर का जूता एक ही रहने पर दाएं पैर के जूतों की संख्या 2 और 3 हो जाती है, जिससे जूतों को नए कॉम्बिनेशन से संतुष्टि में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और इसी प्रकार हम देखते हैं कि डी और एफ बिंदु का संतोष भी ए बिंदु के संतोष के बराबर होगा। समान संतोष के कारण एफ डी ए बी सी एक तटस्थ वक्र कहलाएगा। अगर जी पॉइंट पर चले जाएं तो यह दाएं और बाएं पैर के जूतों की संख्या 2-2 होने के कारण ए बिंदु की तुलना में इसका संतोष अधिक होगा। यानी इंडिफरेंस कर्व 2 वक्र IC1 से ऊंचा है। इस प्रकार पूर्ण पूरकता की दशा में इंडिफरेंस कर्व की जो समकोणीय 90 डिग्री वाले भी हो सकते हैं।